औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, कि इसके क्या इंसिडेंट्स वगैरह और कौन कौन से इसमें लोग जो हैं वो शामिल हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशंस रहे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक स्टडी है कि किस तरह से जो लोग होते हैं वो परसीव करते हैं, लर्न करते हैं, रिमेंबर करते हैं और थिंक करते हैं इंफॉर्मेशंस के हवाले से। यानी हाउ पीपल परसीव, लर्न, रिमेंबर एंड थिंक अबाउट इंफॉर्मेशन। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी करता है कि किस तरह से जो अफराद होते हैं वो मुख्तलिफ़ शेप्स को परसीव करते हैं, उनको कैसे याद रखते हैं सम फैक्ट्स को, और इसके अलावा लेकिन कुछ को वो भूल जाते हैं, और किस तरह से लैंग्वेजेस को लर्न किया जाता है। तो कॉग्निटिव जो साइकोलॉजिस्ट है वो लर्न करता है कि किस तरह से अफराद जो है वो सोचते हैं, और उनको स्टडी करता है कि किस तरह से जो लोगों के जो थॉट्स हैं, लोग कैसे यानी थिंकिंग्स के हवाले से कैसे उनके क्या थॉट्स होते हैं, कैसे सोचते हैं। जो प्रोग्रेशन है आइडियाज़ की, उसके अंदर ये बेसिकली डायलैक्टिक होती है। डायलैक्टिक जो है एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जहाँ पर जो आइडियाज़ होते हैं वो इवॉल्व करते हैं ओवर टाइम एक पैटर्न ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस के ज़रिए से। डायलैक्टिक के अंदर जो है एक थीसिस जो है वो प्रपोज किया गया है। थीसिस इज़ प्रपोज्ड। थीसिस जो है बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है बिलीव्स की, जैसे कि कुछ अफराद बिलीव करते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो गवर्न होती है मुख्तलिफ जो है ह्यूमन बिहेवियर्स के ज़रिए से, जैसे इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी वगैरह। तो कुछ अरसे बाद हावेवर जो कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो नोटिस करते हैं अपेरेंट फ्लॉज इन द थीसिस के, उसमें कुछ फ्लॉ है, कुछ चीज़ें बाकी है। तो उसके बाद एक एंटी थीसिस इमर्ज होता है। तो इवेंचुअली परहैप्स इवन क्वाइट सून एक एंटी थीसिस जो है वो इमर्ज होता है। एंटी थीसिस जो एक स्टेटमेंट होती है जो कि काउंटर्स करती है एक प्रीवियस जो स्टेटमेंट होती है बिलीव्स के हवाले से। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक अल्टरनेटिव व्यू आ जाता है इस डेट हमारे जो नर्चर है बेसिकली एनवायरमेंटल जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं जिसमें जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं ऑलमोस्ट इंटायरली वो डिटरमिन करते हैं मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद एक सिंथेसिस जो है वो इंटीग्रेट करता है। वो जो है सूनर और लेटर जो डिबेट है बिटवीन द थीसिस और एंटी थीसिस वो लीड्स टू आ सिंथेसिस। सिंथेसिस बेसिकली इंटीग्रेट करता है मोस्ट जो क्रेडिबल फीचर्स होते हैं इन दोनों के दरमियान, दोनों व्यूज़ के दरमियान उनको, जैसा कि इन अ डिबेट ओवर नेचर और नर्चर के हवाले से जो इंटरेक्शन है बिटवीन आवर इननेट यानी जो इनबॉर्न जो नेचर हमारी है और जो एनवायरमेंटल नर्चर है वो में गवर्न जो है ह्यूमन नेचर, यानी वो गवर्न करता है। तो एक सिंथेसिस जो है वो बिटवीन द थीसिस एंड एंटी थीसिस जो है वो इमर्ज होता है। अब हम बात करते हैं ज़रा फ़िलासफ़िकल एंटीसीडेंट्स ऑफ द साइकोलॉजी, जिसमें रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म है। दो जो ग्रीक फ़िलासफ़र थे जिनमें एक प्लेटो है और दूसरा और इसके जो स्टूडेंट अरिस्टोटल जो थे, इन्होंने वो इफ़ेक्ट किया मॉडर्न थिंकिंग को, साइकोलॉजी को और मैनी अदर जो फील्ड्स हैं उनको। प्लेटो और अरिस्टोटल की जो डिसएग्रीड थे रिगार्डिंग टू ऑफ द इन्वेस्टिगेट आइडियाज़ के रिगार्डिंग हाउ टू इन्वेस्टिगेट, हम आइडियाज़ को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो प्लेटो जो है बेसिकली एक रैशनलिस्ट था, और रैशनलिस्ट का जो बिलीव था कि जो रूट ऑफ नॉलेज है, रूट टू नॉलेज है, वो है थिंकिंग के ज़रिए और लॉजिकल एनालिसिस के ज़रिए से। और जो एरिस्टोटल था बेसिकली एक नेचुरलिस्ट था और बायोलॉजिस्ट था, और इसके साथ साथ एक फ़िलासफ़र भी था, वो एम्प्रिसिस्ट था। और उनका जो था कि एम्प्रिसिस्ट का जो बिलीव है वो है कि हम जो नॉलेज हासिल करते हैं वो एम्पिरिकल एविडेंस के हवाले से करते हैं, यानी हम एविडेंस हासिल करते हैं एक्सपीरियंस के ज़रिए से और ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए से। तो इस तरह से ये दो चीज़ें डेवलप हुई। एक प्लेटो, ये याद रखिएगा, एक रैशनलिस्ट था, और एरिस्टोटल जो है वो एम्प्रिसिस्ट था। एम्प्रिसिस्ट के अकॉर्डिंग नॉलेज आता है जी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से, एक्सपीरियंस के ज़रिए से, और रैशनलिस्ट के नज़दीक जो एक्सपीरियंस या नॉलेज हासिल होता है वो आता है थिंकिंग और लॉजिकल एनालिसिस के ज़रिए से। अब हम साइकोलॉजिकल इंसिडेंट्स की बात करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो रूट्स हैं वो मुख्तलिफ़ आइडियाज़ और अप्रोचेस जो हैं वहाँ से आते हैं। तो जो अप्रोचेस हैं जो भी हैं जिनको जो है एग्जामिंड की जाएंगी अर्ली अप्रोचेस में, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म है। तो हमारी जो डिस्कशन ऑफ उसके बाद वो जो एसोसिएशनिज्म की, फिर बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के हवाले से, ये बेसिकली रूट्स हैं हमारी जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी उसके, यहाँ से वो स्टार्ट होती है।
इस सेक्शन में हम जो है एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से जो मुख्तलिफ थिंकिंग्स होती है अर्ली साइकोलॉजिस्ट की, उन्होंने डेवलपमेंट जो साइकोलॉजी थी उसमें अपना किरदार अदा किया मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थिंकिंग्स के ज़रिए से। सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो आती है वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से आती है कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो, तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था वो अंडरस्टैंडिंग से था जी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के। एक अर्ली जो डायलैक्टिक थी इन हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में वो थी कि जो स्ट्रक्चरलिज्म के और फंक्शनलिज्म के दरमियान, तो स्ट्रक्चरलिज्म था वो फर्स्ट मेजर स्कूल इसको समझा जाता है साइकोलॉजी के अंदर। जो स्ट्रक्चरलिज्म है बेसिकली वो अंडरस्टैंड करता है जो स्ट्रक्चर है या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स है माइंड की और उसकी जो परसेप्शन है उसको, और एनालाइज करता है इन परसेप्शन को थ्रू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स, यानी जो अफेक्शन, अटेंशन, मेमोरी, सेंसेशंस वगैरह के ज़रिए से। जो परसेप्शन जैसे हम एक फ्लावर की लेते हैं तो स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो एनालिसिस करेगा, एनालाइज करेगा इन परसेप्शन को, इस टर्म ऑफ इस फूल की जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं, उसकी ज्योमेट्रिक फॉर्म्स हैं, साइज़ रिलेशंस के और ऑन। तो ये इस हवाले से हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है तो स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि वो डीकंस्ट्रक्ट करता है हमारे माइंड इनटू द एलिमेंट्री कंपोनेंट्स के अंदर। और इसके अलावा ये भी वो बयान, वो जो इंटरेस्टेड स्ट्रक्चरलिज्म वाले इंटरेस्टेड हैं कि किस तरह से एलिमेंट्री कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं माइंड को क्रिएट करने के लिए। तो इसमें विलियम वॉन्ट का नाम आता है। और इसके अलावा इन्होंने जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड इस्तेमाल किया था उसको एनालाइज करने के लिए मेथड, उनका जो रिसर्च मेथड था, ये वैरायटी ऑफ रिसर्च मेथड्स है, उनमें से जो मेथड इंट्रोस्पेक्शन था और ये जो इनवर्ड और जो है इनवर्ड यानी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से होता है, लुकिंग इनवर्ड, और इसके अलावा और जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस जो हमारी कॉन्शियस से पास थ्रू होते हैं उनको जानने का है। और इन सब का जो इंट्रोस्पेक्शन का एम है वो बेसिकली एलिमेंट्री जो कंपोनेंट्स हैं ऑब्जेक्ट्स और प्रोसेस के उनको देखना है। तो इसके लिए आप डिटेल स्ट्रक्चरिज्म को भी स्टडी कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इन द प्रोसेस ऑफ माइंड की बात करें तो फंक्शनलिज्म कहा जाता है। और फंक्शनलिस्ट जो इसमें जो फंक्शनलिज्म है वो सजेस्ट करता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है उनको फोकस करना चाहिए ऑन द प्रोसेस ऑफ थॉट्स रादर देन ऑन इट्स जो है कंटेंट्स थे। तो फंक्शनलिज्म जो है वो अंडरस्टैंड करता है कि क्या पीपल जो है वो क्या करते हैं और वो ये क्यों करते हैं। ये जो प्रिंसिपल क्वेश्चन अब जो है प्रोसेस के हवाले से वो जो है स्ट्रक्चरलिस्ट के कंट्रास्ट में आता था। जिन्होंने एलिमेंट्री कंटेंट्स की बात की थी तो इन्होंने फंक्शंस की बात की थी। इसके अलावा तीसरा जो इंटीग्रेटिव सिंथेसिस के हवाले से एसोसिएशनिज़म की बात आती है। तो एसोसिएशनिज़म जो था वो फंक्शनलिज्म की तरह एक इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंशियल वे था थिंकिंग के हवाले से, एक रिजिड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बनिस्बत। तो एसोसिएशनिज़म जो थे वो एग्जामिन करते हैं कि किस तरह से जो एलिमेंट्स होते हैं माइंड के, जैसे कि इवेंट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो किस तरह से एसोसिएट होते हैं एक दूसरे के साथ माइंड के अंदर, और इनकी वजह से जो है वो लर्निंग होती है। जैसे कि एसोसिएशनिज़म जो है उनका जो रिज़ल्ट था वो कॉन्टिग्यूटी के ऊपर था कि जिसमें एसोसिएटिंग थिंग्स जो होती हैं और अकर होती हैं एक साथ सेम टाइम में, और सिमिलरिटी जो है कि उसमें जो एसोसिएटिंग थिंग्स होती हैं वो सिमिलर फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ जो मिलके वो सिमिलरिटी पैदा करती हैं, जो एक जैसी होती है तो सिमिलरिटी। कंट्रास्ट जो है बेसिकली इसमें एसोसिएटिंग जो थिंग्स होती हैं जो शो करती हैं पोलैरिटीज़, जैसे कि हॉट कोल्ड, लाइट डार्क, डे नाइट वगैरह, उनको कंट्रास्ट कहा जाता है। ये बेसिकली आपस में पोलैरिटीज़ को जो शो करती हैं, जो सिमिलर फीचर्स को शो करती हैं वो सिमिलरिटी होगी, और जो एक साथ होती हैं तो वो कंटिग्यूटी होगी। तो इसमें हर्बन एबनगास जो है वो एसोसिएनिस्ट थे जिन्होंने नॉन सेंस सिलेबस के ऊपर काम किया, नॉन सेंस सिलेबल्स के ऊपर या कॉन्सोनेंट्स के ऊपर बात किया। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो था उन्होंने सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट के हवाले से जो है उन्होंने काम किया। तो ये एसोसिएशनिस्ट थे। इसके बाद जब बिहेवियरिज्म आता है तो बिहेवियरिज्म वाले जो है उसमें थॉर्नडाइक ने एनिमल एक्सपेरिमेंट्स को इस्तेमाल किया, उस स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को बयान किया, जिसमें एसआर रिस्पॉन्स जिसको कहा जाता है। इसमें उन्होंने वो जो आइडिया जिसको कहते हैं, जिसकी फ़िज़िकल जो हमारी वो कहता है कि जो बिहेवियरिज्म है फोकस करता है रिलेशन बिटवीन जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है और एनवायरमेंटल इवेंट्स जो होते हैं और ये स्टिमुलाइज होते हैं। तो इसने एक फ़िज़िकल अप्रोच बयान की और इसको मेंटल कहा गया। और इसमें कुछ रिसर्चर जो थे जैसे कि थॉर्नडाइक वगैरह और दूसरे अदर जो एसोसिएशनिस्ट थे उन्होंने
रिस्पॉन्सेस को स्टडी किया जो कि वॉलंटियर थे। इसके अलावा नोबेल प्राइज़ विनिंग जो फिजियोलॉजिस्ट थे आयन पावलोव, उन्होंने इनवॉलंटरी लर्निंग बिहेवियर के ऊपर काम किया। जे.बी. वॉटसन जो था उन्होंने टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी के ऊपर, कॉन्टीजेंसी के ऊपर काम किया। और इसमें जो फादर हैं रेडिकल बिहेवियरिज्म के, उनमें जे.बी. वॉटसन का नाम आता है जिन्होंने स्टडी किया था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को। बी.एफ. स्किनर का नाम आता है जिन्होंने ऑपरेट कंडीशनिंग को स्टडी किया। ये लोग आते हैं। तो उसके बाद जो हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करें तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो थी उसने बयान किया था कि हम जो है साइकोलॉजिकल फिनोमेना को बेहतरीन तरीके से तब अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड होल में जो है उसको देखते हैं। इस व्यू के मुताबिक वी कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड बिहेवियर जब तक हम उसके फिनोमेना को ब्रेक डाउन जो है वो करते रहेंगे स्मॉलर पार्ट्स के अंदर। तो हमने जैसे कि बिहेवियरिस्ट जो वो करते हैं, वो स्टडी करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को जब उसके सब वोकल प्रोसेसिंग के ज़रिए से, तो और लुकिंग उसको देखते हैं फॉर द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर थ्रू विच प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी अंडरस्टूड। गेस्टालिस्ट जो बेसिकली इन कॉन्ट्रास्ट वो स्टडी करते हैं इनसाइट को और वो अंडरस्टैंड करते हैं जो अनऑब्जर्वेबल मेंटल इवेंट्स होते हैं और इसके जिसमें के जिनके बारे में कोई आइडिया नहीं होता कि किस तरह से हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है उनको। इसमें जो मैक्सियम की बात करते हैं, मैक्सियम जो बेसिकली होल होता है वो कहता है कि इसका जो मैक्सियम जो था इसका मैक्सियम वो था कि द होल इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो ये बेसिकली सम अप करता है जो गेस्टाल्ट पर्सपेक्टिव है। और इसको जो अंडरस्टैंड करने के लिए परसेप्शन ऑफ अ फ्लॉज जैसे हमने पहले बात की थी, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करेंगे कि टेक इनटू अकाउंट द होल ऑफ द एक्सपीरियंस। हम होल एक्सपीरियंस को जो है वो उसमें देखेंगे, उसके ज़रिए से देखेंगे। तो हम जो है परसेप्शन को डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म्स की शक्ल में, कलर, साइज़ और इस तरह की उसमें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जब हम एमरजेंस की बात करें कॉग्निटिव साइकोलॉजी की, तो जो अर्ली 1950 का दौर है उसमें एक मूवमेंट शुरू होती है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की। और इसने एक ये बेसिकली रिस्पॉन्स क्वेहरिज्म के रिस्पॉन्स के तौर पर स्टार्ट हुई। तो कॉग्निटिविज्म जो था वो बिलीफ उनका था कि जो मच ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल थिंक, कि लोग कैसे सोचते हैं, हम उसके ज़रिए से ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन्होंने रिजेक्ट किया था जो नोशन था कि जो साइकोलॉजिस्ट उनको अवॉइड करना चाहिए मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी से, क्योंकि दे आर अनऑब्जर्वेबल। तो इसको उन्होंने रिजेक्ट किया था। कॉग्निटिज्म जो है वो कहता है कि ये बेसिकली एक सिंथेसिस है अर्ली फॉर्म ऑफ एनालिसिस का, और उसके साथ जैसे कि बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्टिज्म के तो बिहेवियरिज्म की तरह इन्होंने क्वांटिटेटिव प्रिसाइज क्वांटिटेटिव एनालिसिस को जो है वो इस्तेमाल किया लोगों के बारे में कि किस तरह से वो लर्न करते हैं और सोचते हैं। इसी तरह उन्होंने गेस्टाल्टिज्म को इस्तेमाल किया और ये जो है वो एम्फेसाइज के ये जो इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उसको किस तरह से करते हैं। जो अर्ली रोल था साइकोबायोलॉजी का, इसमें निकली वन ऑफ द वॉटसन्स फार्मर जो स्टूडेंट कार्ल स्पेंसर लैशले जो था, उन्होंने चैलेंज किया था बिहेवियरिस्टिक व्यू को कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक पैसिव ऑर्गन है मेयरली, और ये रिस्पॉन्ड करता है एनवायरमेंटल कॉन्टीजेंसीज़ को आउटसाइड द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के बाहर होती हैं, जो कॉन्टीजेंसीज़ होती हैं, एनवायरमेंटल कॉन्टीजेंसीज़ जो होती हैं। तो इंस्टेड लैशले ने कंसीडर्ड किया था कि जो ब्रेन टू बी एन एक्टिव डायनेमिक ऑर्गेनाइजर ऑफ बिहेवियर है। तो लैशले सॉट टू अंडरस्टैंड हाउ द मैक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन मेड पॉसिबल सच कम्प्लेक्स, कि हमारे जो मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन होती है ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन की, वो कैसे इन कम्प्लेक्स प्लान्ड एक्टिविटीज़ जैसे कि म्यूज़िकल परफॉर्मेंस है, गेम प्लेइंग और लैंग्वेज का इस्तेमाल है, उनको कैसे पॉसिबल बनाती है। तो इनमें से नन ऑफ दीज एक्टिविटीज़ वर इन हिज व्यूज़ के मुताबिक रेडिली एक्सप्लिकेबल इन टर्म्स ऑफ सिंपल कंडीशनिंग। हम इनको कंडीशनिंग के ज़रिए से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये बेसिकली ये चीज़ें कंडीशनिंग के ज़रिए से नहीं होती हैं जिनको उन्होंने बयान किया था, जैसे कि प्लानिंग है, प्लानिंग एक्टिविटीज़ है, या म्यूज़िकल परफॉर्मेंस है, या गेम प्लेइंग, ये सारी ये एसोसिएशन के ज़रिए से नहीं आती हैं, बल्कि हमारे ये मेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको ये मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन तो होती है हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से ये मुमकिन होता है। इसी तरह जो है एक डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस जो है वो डोनाल्ड हब का उन्होंने प्रपोज किया कॉन्सेप्ट ऑफ सेल असेंबलीज़,
और ये बेसिकली एक बेसिस थी ब्रेन के लर्निंग की, यानी बेसिस थी फॉर लर्निंग इन द ब्रेन, के हम ब्रेन में कैसे लर्निंग होती है। जो सेल असम्बलीज़ हैं वो आर कोऑर्डिनेटेड न्यूरल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डेवलप होते हैं थ्रू फ्रीक्वेंट स्टिमुलेशन के ज़रिए से, और ये बहुत अरसे तक ओवर टाइम डेवलपमेंट इनके अंदर होती है। और ये जो बेसिकली एक न्यूरॉन की जो एबिलिटी थी होती है उसके मुताबिक वो स्टिमुलेट करने की फायरिंग की ना कनेक्टेड न्यूरॉन जो है वो इंक्रीज़ जो उसके अंदर होती है। तो बिहेवियरिस्टिक जो है वो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी की तरफ जंप नहीं किया, उसके एग्री नहीं थे विद थ्योरिस्ट लाइक लैशले और हैब वगैरह से। इनफैक्ट जो बिहेवियरिस्टिक हैं जिनमें BF स्किनर है, उन्होंने एक एंटायर बुक जो है लिखी थी जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से लैंग्वेज एक्विजिशन और यूज़ जो होता है वो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है प्योरली इन टर्म ऑफ एनवायरमेंटल कंटीजेंसीज़ की फॉर्म में। ये जो वर्क था वो स्ट्रेच करता है, फैलाता है, बढ़ाता है स्किनर्स का जो फ्रेमवर्क को, ठीक है। और उन जो कि लीविंग स्किनर्स ओपन टू अटैक, जो कि स्किनर को छोड़ देता है कि ओपन टू अटैक वो डिफेंड करने के लिए। तो लिंग्विस्ट नियोम चॉम्स्की जो था, इन्होंने एक स्क्रैचिंग रिव्यू लिखा था स्किनर्स के आइडियाज़ पे। अपने आर्टिकल में जो है चॉम्स्की ने स्ट्रेस किया, जोर दिया था बहुत द बायोलॉजिकल बेसिस के ऊपर, और उन्होंने क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ जो लैंग्वेज है उसके ऊपर उन्होंने पॉइंट आउट किया था जो इन्फिनिट नंबर्स ऑफ सेंटेंस वी कैन प्रोड्यूस विद ईज, जिनको हम आसानी के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं उनके ऊपर। तो ही देयर बाय डिफाइंड बिहेवियरिस्ट नोशन डेट वी लर्न लैंग्वेज बाय रीइंफोर्समेंट, कि हम लैंग्वेज को कैसे लर्न करते हैं रीइंफोर्समेंट के ज़रिए। इवन जो यंग चिल्ड्रन होते हैं कंटिन्यूली वो एक नॉवल सेंटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिनके अंदर दे कुड नॉट हैव बीन रीइंफोर्स्ड इन द पास्ट, जिसमें वो माजी में जिनके पे वो रीइंफोर्स्ड नहीं हुए थे उनके बारे में भी वो जो है एक नॉवल सेंटेंस प्रोड्यूस करते हैं मुस्तकिल तौर पर। इंजीनियरिंग और कंप्यूटेशन और अप्लाइड कॉग्निटिव साइकोलॉजी का रिलेशन एंड ऑफ 1950s, कुछ साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो मशीन्स रहती हैं वो प्रोग्राम हो सकती हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इंटेलिजेंट जो प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशंस की। इस पर टर्निंग का बहुत नाम आता है जी। टर्निंग ने जो है वो काम किया था, और जिसको टर्निंग टेस्ट जिसको भी कहा जाता है वो उन्होंने डेवलप किया था, और ये सजेस्ट करता था कि सोन इट वुड बी हार्ड टू डिस्टिंग्विश द कम्युनिकेशन ऑफ मशीन्स फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमंस, कि मुश्किल हो जाएगा कि हम ह्यूमंस को मशीन से अलहदा कर सकें, उनको डिस्टिंग्विश कर सकें। उसने सजेस्ट किया था एक टेस्ट जिसको टर्निंग टेस्ट कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर जो प्रोग्राम था वो कंप्यूटर प्रोग्राम वुड बी जज्ड एज सक्सेसफुल टू द एक्सटेंट दैट इट्स जो आउटपुट है वो इनडिस्टिंग्विशेबल बाय ह्यूमंस, जिसमें कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मुश्किल है कि हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकें ह्यूमंस के साथ, और उसकी आउटपुट्स जो होती हैं फ्रॉम द आउटपुट्स ऑफ द ह्यूमंस के, उसकी जो आउटपुट्स होती हैं उनको हम ह्यूमन के आउटपुट्स को दूसरे अल्फाज में कह सकें। सपोज़ यू कम्युनिकेटेड विद अ कंप्यूटर, के आप फ़र्ज़ करें आप एक कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसको कहा जाता है और यू कुड नॉट टेल डैट इट वाज अ कंप्यूटर, और आप कह ना सकें कि ये कंप्यूटर है, सिंपली द कंप्यूटर देन पास द टर्निंग टेस्ट, तो कंप्यूटर जो है वो उसको पास कर लेगा। यानी आपको हिडन रखा जाए दो लोगों के साथ और उस पर आप उसको चेक करें, तो अगर आउटपुट उसकी भी सेम है, आपको पता ना हो, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं कह सकते। तो 1956 में एक नई फ्रेज़ जो है वो एंटर्ड होती है हमारी वेकेबलरी में, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है जी। इसको याद रखिएगा कब हुई, 1956 में, ठीक है जी। और ये एक अटैम्प्ट थी बाय ह्यूमंस टू कंस्ट्रक्ट सिस्टम डेट शो इंटेलिजेंस एंड पर्टिकुलरली द इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस को। तो जो चेस प्लेइंग प्रोग्राम्स हैं विच नाउ कैन बीट मोस्ट ह्यूमंस, ठीक है जी, ये मुख्तलिफ ह्यूमंस को बीट कर चुके हैं, और ये एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें ह्यूमन इंटीग्रेशन जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है इन मशीन्स, और जो ह्यूमन प्रोसेसिंग है उनको मशीन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। हावेवर मशीन से मुराद ही चाहे रोबोट्स आप कह सकते हो। तो हावेवर जो एक्सपर्ट हैं ग्रेटली अंडर एस्टिमेटेड कि हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी टू डेवलप अ कंप्यूटर दैन कैन थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग, कि यहाँ पर एक्सपर्ट जो है वो अंडर एस्टिमेटेड थे कि कितना मुश्किल है, हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी, कितना मुश्किल होगा कि कंप्यूटर डेवलप करना जो कि इंसानों की तरह सोच सकता है। इवन टुडे, आज भी कंप्यूटर्स हैव ट्रबल रीडिंग, हैंड राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्डिंग टू द स्पोकन लैंग्वेज विद ईज दैट ह्यूमन डू,
कि आज भी वैसे कंप्यूटर ह्यूमन से पीछे हैं हैंड राइटिंग को अंडरस्टैंड करने में, रीड करने में हैंड राइटिंग को, और अंडरस्टैंड करने में, रिस्पॉन्ड करने में जो स्पोकन लैंग्वेजेस होती हैं उनके हवाले से। अप्लाइड कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, उसके ग्रेट यूज़ है जी एडवर्टाइजिंग के अंदर। जॉन वाटसन जो था उन्होंने लेफ़्ट किया जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एक प्रोफेसर के तौर पर, क्योंकि और वो एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एग्जेक्टिव बने एक एडवर्टाइजिंग फर्म के अंदर, और उन्होंने अप्लाई किया अपने नॉलेज को, साइकोलॉजी के नॉलेज को अपनी सक्सेस को तक पहुंचने में। इंडेड मच ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है वो डायरेक्टली यूज़ की करती है प्रिंसिपल्स, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट्स के हवाले से। अर्ली 1960s में डेवलपमेंट हुई साइकोबायोलॉजी के, लिंग्विस्टिक्स के, एंथ्रोपोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। उसके साथ साथ जो रिएक्शंस था अगेंस्ट बिहेवियरिज्म बाय मैनी मेन स्ट्रीम साइकोलॉजिस्ट के, वो कन्वर्ज्ड हो गया टू क्रिएट एन एटमोसफियर राइप फॉर रेवोल्यूशंस के लिए, और उसने बड़ी इसमें तरक्की की, वो सारी चीज़ें वो उधर कन्वर्ट। वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिकल जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ ऑडली एनफ जो था वो उसको कहते थे मैजिक नंबर 7, इसको याद रखिएगा। एक मोस्ट अर्ली जो आर्टिकल था इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी वो था द मैजिक नंबर 7, और जॉर्ज मिलर जो थे उसने नोट किया था कि जो नंबर 7 है वो अपीयर्ड होता है इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जैसा कि लिटरेचर और परसेप्शन के ऊपर और मेमोरी के ऊपर लिटरेचर था, और उसके अलावा वो हैरान था कि वेदर देयर वाज सम हिडन मीनिंग्स इन इट्स फ्रीक्वेंट रीअपेरेंस, क्या इसके अंदर हिडन मीनिंग। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये पाया था कि मोस्ट पीपल जो है वो रिमेंबर कर सकते हैं अबाउट 7 आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन को। अपने वर्क के अंदर जो मिलर ने आल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ चैनल कैपेसिटी का, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, अपर लिमिट, द अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट था विद विच एन ऑब्जर्वर कैन मैच रिस्पॉन्स टू इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम और हर, ठीक है जी, जिसमें एक ऑब्जर्वर जो है वो मैच करता है एक रिस्पॉन्स को इन्फॉर्मेशंस के हवाले से जो उसको दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन रिमेंबर 7 डिजिट्स प्रेजेंटेड टू यू सिक्वेंशली, आपको जो है आप रिमेंबर रख सकते हो 7 डिजिट्स को जो कि एक सीक्वेंस में आपके सामने पेश किए जाते हैं। योर चैनल कैपेसिटी फॉर रिमेंबरिंग डिजिट इज़ 7, तो हमारी जो चैनल कैपेसिटी है रिमेंबर रखने की डिजिट्स को 7 है। तो यूलरिक नीसर्स की जो बुक थी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, वो याद रखिएगा, नीसर्स ने की बुक थी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, वो स्पेशली जो क्रिटिकल है इन ब्रिंगिंग कॉग्निटिविज्म, और ये जो है बेसिकली प्रोमिनेंस हुई बाय इन्फॉर्मिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और एकेडमिक्स अबाउट द न्यूली डेवलपिंग फील्ड्स के हवाले से उन्होंने इस्तेमाल किया गया है। नीसर ने डिफाइन किया था कॉग्निटिव साइकोलॉजी को कि ये है जी स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न, स्ट्रक्चर, स्टोर एंड यूज़ नॉलेज। सब्सिक्वेंटली एलन न्यूवेल और हर्बर्ट सिमन जो था उन्होंने प्रपोज किया था एक डिटेल मॉडल ऑफ ह्यूमन थिंकिंग का और प्रॉब्लम सॉल्विंग का, मोस्ट बेसिक लेवल जिसमें से मोस्ट कम्प्लेक्स लेवल की तरफ। बाय द 1970 जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी थी वो रिकग्नाइज्ड हुई वाइडली एज अ मेजर फील्ड ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी, और एक डिस्टिंक्टिव सेट जो था वो रिसर्च मेथड्स के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा। 1970 के अंदर जेरी फोडर जो था उसने पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉड्यूलरिटी ऑफ माइंड के हवाले से। उसने आर्ग्यू किया था कि जो माइंड है वो डिस्टिंक्ट उसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं और स्पेशल पर्पस सिस्टम्स उसके अंदर होते हैं टू डील विद लिंग्विस्टिक और पॉसिबली अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से। मॉड्यूलरिटी जो है इम्प्लाई करती है कि जो प्रोसेसेस हैं जो कि यूज़ होते हैं इन वन डोमेन ऑफ प्रोसेसिंग जैसा कि लिंग्विस्टिक और या परसेप्चुअल डोमेन्स, या ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ प्रोसेस इन अदर डोमेन्स, ये ऑपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली जो दूसरे प्रोसेसेस दूसरी डोमेन्स होती हैं उनके अंदर भी, तो इसलिए इसको जो है वो ड्यूलिज्म या मॉड्यूलेटरी एम्प्लेस कहते हैं। एन अपोजिंग व्यू जो था वुड बी वन ऑफ डोमेन जर्नल प्रोसेसिंग, एक तो थी मॉड्यूलरिटी के हवाले से और ये थी डोमेन जर्नल प्रोसेसिंग, अकॉर्डिंग टू विच जो प्रोसेस होते हैं जो अप्लाई होते हैं इन वन डोमेन सच एज परसेप्शन और लैंग्वेज अप्लाई इन मैनी अदर डोमेन्स एज वेल। तो मॉड्यूलर जो अप्रोचेज हैं आर यूजफुल इन स्टडिंग सम कॉग्निटिव फिनोमेना जैसे कि लैंग्वेज, बट हैव प्रूवन लेस यूजफुल इन स्टडिंग अदर फिनोमेना जैसे कि इंटेलिजेंस, विच सीम्स टू ड्रा अपॉन मैनी डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन इज इन कम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप। क्यूरियसली जो आइडिया है माइंड का जैसे जो कि मॉड्यूलर के गोज़ बैक एट लीस्ट ऑफ द ये
फ्रोनोलॉजिस्ट जो थे एक, जिसमें फ्रांस जॉस गाल था, जिसके हमने पहले भी हमारा लेक्चर एक हुआ था, उसमें भी उनके बारे में बताया जिन्होंने फ्रेनोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये जो थे बेसिकली लेट 18th सेंचुरी में उनका बिलीव था कि जो पैटर्न्स होते हैं बम्प्स और स्वेल्स के स्कल्स के अंदर, वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं हमारा जो पैटर्न होता है कॉग्निटिव स्किल्स का उसके अंदर। आल दो जो फ्रेनोलॉजी है इटसेल्फ वाज नॉट अ साइंटिफिकली वैलिड टेक्निक, जो प्रैक्टिस है मेंटल कैट्रोग्राफी की, जो कि लिंगर्ड और एवेंचुअली गेव राइज टू आइडिया ऑफ मॉड्यूलरिटी बेस्ड ऑन मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक। बेसिकली जो मॉड्यूलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उन पे बेस करता है। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी के हवाले से, जिसमें हमने इसकी डेवलपमेंट के हवाले से बात की है और इसके जो इंट्रोडक्शन है वो आपको बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तो हम याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी नसीब फरमाए, आसानी तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।